हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस क्लास 24 के यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे थे यूपीजी के जो उत्तर प्रदेश से स्पेशल जो भी क्लास थी, हमने एक क्लास को अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्टिव में लिंक डाल दिया है, तो आप वहां पे जाके इस क्लास को देख सकते हैं। ये पार्ट सेकंड है, अध्याय सेकंड, और क्लास नंबर 2 है। यहाँ पर हम बेसिक जानकारी किसके जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्थिति के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो देरी न करते हुए वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। क्या है यहाँ पे कि जो उत्तर प्रदेश है वो हमारे जो पूर्व में गोंडवाना लैंड हुआ करता था, उसका ये उत्तर प्रदेश भाग पड़ता है। और यहाँ पे यह प्रायद्वीपीय भारत के पठार का भाग है। जो प्रायद्वीपीय का मतलब होता है कि जो जिसका एरिया 3 साइड समुद्र से घिरा होना चाहिए, वही प्रायद्वीपीय एरिया कहलाता है। तो ये यहाँ पे जो भारत है, जो उत्तर प्रदेश है वो भारत के पठार का भाग है, जो प्रायद्वीपीय पठार पड़ता है। इसे दक्कन का पठार भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी जो लंबाई है पूरब से पश्चिम के लिए वो 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से लेकर 31 डिग्री 25 मिनट उत्तरी तक है। और देशांतरी जो भाग है वो 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर पूरब से और 84 डिग्री 39 मिनट पूरब तक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन कैसे है। तो यहाँ पे इसके बारे में देखेंगे कि इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है भाबर और तराई क्षेत्र, दूसरा है गंगा और यमुना का मैदानी क्षेत्र, और तीसरा है दक्षिणी पठारी भाग या प्रायद्वीपीय पठार। तो हम पहला पॉइंट देखेंगे इसमें भाबर एवं तराई का क्षेत्र। पश्चिम सहारन से पूर्व कुशीनगर तक पाई जाने वाली एक पतली सी जो पट्टी है वह तराई क्षेत्र कहलाती है। यानी पश्चिम में जो सहारनपुर है, सहारनपुर से लेकर और जो पूर्व में कुशीनगर है, उसकी जो पतली सी इस तरह से एक पट्टी पड़ती है, उसी को हम तराई क्षेत्र या भाबर का क्षेत्र बोलते हैं। अच्छा, भाबर शब्द है क्या? तो यह शिवालिक हिमालय के समांतर गिरपाद फुट हिल में फैला क्षेत्र है, जिसका निर्माण कंकड़ पत्थर चट्टानों से हुआ है। इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी जिलों से हुआ है। कौन कौन से जिले पड़ते हैं इसके अंदर? बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और लखीमपुर खीरी। यहाँ आकर नदियाँ क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। यदि आपको पूछ लिया जाए नदियाँ किस क्षेत्र में आके विलुप्त हो जाती हैं, तो भाबर के तराई क्षेत्र में आके क्या हो जाएंगी? विलुप्त हो जाएंगी नदियाँ। ठीक है, नेक्स्ट है जल चट्टानों के मध्य प्रभावित होता है और ये नदियाँ आगे जाकर वापस धरती पर प्रकट हो जाती हैं। ठीक है, जो मैदानी क्षेत्र पड़ता है अपना, गंगा यमुना का जो दोआब पड़ता है, वहाँ पे आके ये नदियाँ क्या हो जाती हैं? फिर से प्रकट हो जाती हैं। लेकिन ये जब भाबर क्षेत्र में होती हैं वहाँ पे विलुप्त की कगार पे रहती हैं। यह क्षेत्र कम उपजाऊ होता है। कम उपजाऊ तो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे नदियाँ ही गायब हो जाएंगी। इसका मतलब वहाँ पे दलदली क्षेत्र होगा, तो वहाँ पर क्षेत्र भी कम उपजाऊ होगा। इस क्षेत्र की मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, पश्चिम में चौड़ाई 34 किलोमीटर पूर्व की ओर सकरा है। इसकी जो चौड़ाई है वो 34 किलोमीटर की पूर्व की ओर सकरा है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे तराई क्षेत्र क्या है। तो यहाँ पे तराई क्षेत्र क्या है? भाबर समांतर दक्षिण में नमी युक्त दलदली क्षेत्र, मैंने बताया था दलदली क्षेत्र है, कहा जाता है। तराई क्षेत्र में नदियाँ धरती पर प्रकट होती हैं। यहाँ महीनों कणों के निक्षेप मिलते हैं। ठीक है, वर्तमान में तराई की अधिकांश भूमि को कृषि योग्य बना लिया गया है और इस क्षेत्र में गन्ना, धान की खेती सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है। अनेक स्थानों पर जूट भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इस क्षेत्र में मलेरिया जैसी बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका विस्तार सहारनपुर से लेकर देवरिया तक है।
हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था जो भाबर का क्षेत्र था वो सहारनपुर से लेकर कहाँ तक था, सहारनपुर से लेकर कहाँ तक था, तो आपका सहारनपुर से देखो, आपका ये सहारनपुर से लेकर कहाँ तक था, कुशीनगर तक। ठीक है, कहाँ तक था, कुशीनगर तक। और इस वाला क्षेत्र है वो कहाँ तक पड़ेगा, जो तराई का क्षेत्र है वो कहाँ तक पड़ेगा, तो ये पड़ेगा आपका सहारनपुर से लेकर देवरिया तक। सहारनपुर की ओर सकरा है और देवरिया की तरफ ये 80 से 90 किलोमीटर चौड़ा है। लेकिन वहीं हमने भाबर क्षेत्र में देखा था लगभग 34 किलोमीटर का एरिया सकरा था, यहाँ पे 80 से 90 हो गया। नेक्स्ट है गंगा यमुना का मैदान। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है गंगा यमुना का मैदान। तो भाबर और तराई क्षेत्र तथा दक्षिण के पठारी क्षेत्र के बीच की भूमि, यानी इस तरह से निकल गया, इस तरह से तो क्या हो गया ये भाबर क्षेत्र, और इस तरह से हो गया ये तराई क्या नाम है, दक्षिणी क्षेत्र। और इसके जो मिडिल वाला जो पार्ट है वही क्या कहलाएगा, ये वाला जो एरिया कहलाएगा वो कहलाएगा आपका गंगा यमुना का दोआब, क्योंकि यहाँ से एक गंगा निकल जाती है नदी और यहाँ से यमुना निकल जाती है, और उसी के बीच का जो क्षेत्र है वही क्या कहलाता है, गंगा यमुना का मैदान। यह क्षेत्र गंगा यमुना की सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए कांप की कीचड़ और बालू के निक्षेप से बना है। निक्षेपों की संरचना की बात करें के आधार पर इस मैदान को दो उप विभागों में बांटा गया है, एक तो खादर क्षेत्र होता है और एक बांगर क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे खादर और बांगर क्या हैं इनके बारे में देखते हैं कि खादर जो क्षेत्र होता है वो नदी के पास वाला क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ आ जाती है, खादर क्षेत्र कहलाता है। वो क्षेत्र जैसे ये नदी है और इसके जो आसपास के जो एरिया हो जाएंगे ये वाले, तो यही क्या हो जाएगा, एक खादर क्षेत्र होगा, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आने के क्या हो जाते हैं, चांस बढ़ जाते हैं, इसीलिए इसको खादर क्षेत्र कहा जाता है। लगभग हर वर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की मृदा की नवीनीकरण होता रहता है और इसी कारण यह हमेशा उपजाऊ बना रहता है। इसका निर्माण नई जलोढ़ मृदा से, नई जलोढ़ मृदा क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आती रहती है और बाढ़ आती रहती है इसलिए वहाँ पे मृदा क्या हो जाता है, नई होती रहती है, इसीलिए इसकी ऊंचाई बांगर प्रदेश क्षेत्र से कम होती है। और खादर के आवरण को बीहड़ कहते हैं। चंबल नदी इसीलिए बीहड़ का क्षेत्र मानी जाती है क्योंकि वो खादर क्षेत्र में पड़ती है। यमुना नदी सबसे ज़्यादा बीहड़ का निर्माण करती है, यमुना नदी सबसे ज़्यादा बीहड़ का निर्माण करती है और चंबल नदी को भी बीहड़ का क्षेत्र ही बताया जाता है। नेक्स्ट है बांगर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र क्या है, नदी के दूर वाला क्षेत्र जो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से पाटा गया है, जिसमें बाढ़ नहीं आती, यानी वो बांगर क्षेत्र वो जो नदी के द्वारा क्षेत्र जो पट गया है मिट्टी से, वहाँ पर कभी बाढ़ नहीं आ सकती, वही बांगर क्षेत्र कहलाता है, जिसमें मिट्टी का नवीनीकरण नहीं हो पाता है, बांगर क्षेत्र कहलाता है। यह क्षेत्र मैदान की ऊंचाई पर होते हैं और खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होते हैं। कम उपजाऊ इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़मीन जो होती है बहुत पुरानी हो जाती है और पानी की कमी के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, ये उपजाऊ कम रहती है, इसलिए इस क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, यानी जो जलोढ़ मृदा जो पुरानी मिट्टी होती है वो पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं दक्षिण पठार का क्षेत्र। ये क्या है, ये है आपका, यह पठारी क्षेत्र मध्य में मैदानी क्षेत्र के ठीक दक्षिण में स्थित है। इसे बुंदेलखंड का एरिया मानते हैं, यानी इस तरह से हमारा क्या उत्तर प्रदेश है, इस तरह से हमारा उत्तर प्रदेश है। तो जो इस साइड वाला जो एरिया पड़ता है यहाँ से जो एरिया पड़ेगा आपका वही क्या कहलाएगा, दक्षिण पठारी क्षेत्र या बुंदेलखंडी क्षेत्र बोला जाता है इसको, ठीक है ना। जो मध्य प्रदेश से टच जो भाग पड़ता है वही बुंदेलखंड एरिया बोला जाता है। तो क्या है यहाँ पे, यह प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी विस्तार, यह क्षेत्र चट्टान से बना है। जो ये क्षेत्र है दक्षिण का वो चट्टान से बना है क्योंकि यहाँ पे पहाड़ ज़्यादा होते हैं। इस पठारी क्षेत्र की सामान्यतः ऊंचाई 30 मीटर के आसपास है। और ये क्षेत्र कहाँ कहाँ पड़ता है, तो पड़ता है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, कुछ स्थानों पर कैमूर और सोनाकर की पहाड़ियाँ। लगभग 600 मीटर तक ऊंचाई है, जो दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी हुई। बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार इस क्षेत्र में आते हैं। बुंदेलखंड के पठार में 7 जिले पूर्ण रूप से आते हैं। वो कौन कौन से हैं, देखो, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। इसके अलावा प्रयागराज का दक्षिणी जो भाग होता है और वाराणसी जिले की चकिया जो तहसील होती है उसका भी कुछ भाग किस में आ जाता है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में आ जाता है। तो तुमसे ये पूछ लिया जाए कि बुंदेलखंड में कितने जिले पड़ते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसका निर्माण ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों से बना है, जिनको हम इग्नियस रॉक भी बोलते हैं, जो आग्नेय चट्टान के नाम से भी जाने जाती हैं। तो इसका निर्माण
किससे हुआ है? ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों से। बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के पठार में लाल मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है। इसमें दलहन और तिलहन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए देखने को मिलता है कि जो एमपी है, जो आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तिलहन और दलहन का ही उत्पादन ज़्यादा होता है ना। इसीलिए वहाँ पे तिलहन और दलहन का उत्पादन ज़्यादा देखने को मिलता है। बुंदेलखंड के पठार में दक्षिण पश्चिम के कुछ भाग पर काली मिट्टी भी पाई जाती है, जो कपास के लिए बहुत ही उपयोग मानी जाती है। बघेलखंड के पठार में मिर्जापुर और सोनभद्र और चंदौली कुछ भाग आता है। बघेलखंड के पठार के लिए जो मिर्जापुर है, सोनभद्र और चंदौली, इनका कुछ क्षेत्र किस में आ जाता है? बघेलखंड में आ जाता है। नोट करके दिखाया गया है कि बुंदेलखंड के पठार तथा विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण प्रीकॉम्बियन पीरियड में हुआ है। प्रीकॉम्बियन पीरियड ये बताया गया है। जो बुंदेलखंड का जो पठार है और विंध्याचल की जो पर्वतमाला है, प्रीकॉम्बियन पीरियड में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमारी बेसिक क्या थी, इसमें नॉलेज थी। अब इससे रिलेटेड हम यहाँ पे क्या क्वेश्चन करेंगे, और यदि आपने अभी तक अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आई थिंक आपको आराम से इसको क्वेश्चन लगाने का तरीका देखना और आप आराम से इजीली कर ले जाओगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। तो मैंने सबसे पहले यही क्वेश्चन बताया था कि जो उत्तर प्रदेश पड़ता है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकर पहाड़ी, जो उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची जो पहाड़ी है, जो सोनाकर पहाड़ी है, और कैमूर किस जनपद में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले देखो मैंने यही बताया था, यहीं कहीं है, ये है देखो सबसे ऊंची पहाड़ी है जो सोनाकर की पहाड़ी है। कहाँ पड़ती है? देखो ये लिखा है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के ज़िले में, है ना। तो आपको सही आंसर पता चल गया होगा कि जो मिर्ज़ापुर है और सोनभद्र है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो तीसरे का सोनाकर पहाड़ी, और उससे छोटी कम ऊंचाई पर कैमूर पहाड़ी पड़ती है। तो इसका सही आंसर सोनाकर होगा और दूसरे नंबर पर कैमूर पहाड़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सी श्रेणियां हैं? तो वो कौन सी श्रेणियां हैं? तो वो आपका 4 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी शिवालिक। तो शिवालिक जो श्रेणियां हैं वो उत्तर प्रदेश के उत्तर में पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणियां पड़ेंगी? तो देखो शिवालिक कहाँ पड़ती है? तो आपकी शिवालिक कहाँ पड़ती है? उत्तर में। अरावली कहाँ पड़ेगी? आपकी अरावली पड़ेगी पश्चिम में। अच्छा, अमरकंटक कहाँ पड़ेगी? तो वो पड़ेगी आपकी दक्षिण में। और विंध्य कैमूर कहाँ पे पड़ेगी? तो विंध्य कैमूर ये भी आपकी दक्षिण में पड़ेगी, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं पड़ती है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से कहाँ पे है? एमपी में पाई जाती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? विंध्य जो कैमूर की पहाड़ियां हैं वो बिल्कुल उत्तर प्रदेश के दक्षिण में पड़ती हैं। अमरकंटक एमपी में पड़ती है, लेकिन पड़ती उत्तर प्रदेश के दक्षिण में ही है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन में कौन सा भाग शामिल नहीं है? तो देखो मैंने 3 पॉइंट बताए थे इसके। एक तो भाबर और तराई का क्षेत्र, एक दक्षिण का पठारी क्षेत्र, और एक बताया था गंगा का मैदानी क्षेत्र। लेकिन जो रेगिस्तानी क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश के अंदर ना आके ये कहाँ पे पड़ता है? आपका राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा यमुना मैदान में नवीन कॉप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? यानी जो नई जलोढ़ मृदा होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखो भाबर क्षेत्र पुरानी जो पानी की वजह से हुआ था वो है। तराई भी नहीं आता इसके अंदर। बांगर क्या होता है? ये पुरानी होती है, लेकिन खादर जो होता है वो नवीन कॉप निक्षेपों को कहा जाता है, तो उसको खादर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? यानी उत्तर प्रदेश के दक्षिण में, यानी मान लो मैंने ये उत्तर प्रदेश बना दिया, ये उत्तर प्रदेश बन गया, और उत्तर प्रदेश का ये वाला क्षेत्र पूछ रहा है वो ये वाला। तो ये वाला कौन सा क्षेत्र पड़ेगा?
आप बताइए, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ना, बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड, क्योंकि बुंदेलखंड ही सबसे ज़्यादा एरिया पड़ता है, इसलिए बुंदेलखंड इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, बुंदेलखंड। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के भाबर की तंग पट्टी किस क्षेत्र में पड़ती है? तो भाबर की जो पट्टी पड़ती है तो उसका कहाँ पड़ेगी वो? तो वो पड़ेगी कंकरीले क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, इसलिए वो कंकड़ी क्षेत्र होगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ है? तो विंध्याचल जो पर्वतमाला का जो निर्माण हुआ है वो किस में हुआ है? तो वो हुआ है प्री कैम्बियन। जो लास्ट में मैंने पॉइंट बताया था उसी से ये सवाल है, प्री कैम्बियन काल में हुआ है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को 3 भौतिक भागों में विभाजित किया गया है। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3। बुंदेलखंड पठार की औसतन ऊंचाई कितनी है? तो औसतन ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 300 मीटर। औसतन ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 300 मीटर। उत्तर प्रदेश के मोनर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो मोनर क्षेत्र में कौन सी प्रकार की मृदा पाई जाएगी? तो 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो वो हो जाएगा कंकरीली और पथरीली। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तराई क्षेत्र की भूमि कैसी है? तो तराई क्षेत्र की जो भूमि है वो किस प्रकार की भूमि है? तो यहाँ पे समतल है, नम है, या दलदली है, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे देखो, वहाँ पे जो तराई क्षेत्र है वहाँ पे समतल भी पड़ती है और नमी भी वहाँ पे ज़्यादा है, और वो दलदली क्षेत्र इसीलिए बन जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर क्या पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। गेहूं उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वैसे गन्ना भी पाया जाता है, लेकिन कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है वो गेहूं की खेती ही की जाती है। इनमें से कौन सा सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जहाँ पर नमी ज़्यादा होगी, जहाँ पर पानी बार बार आएगा, वही क्या होगा? उपजाऊ क्षेत्र सबसे अच्छा हो जाएगा। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, खादर। क्योंकि खादर ही कौन सी है? एक नई जलोढ़ मृदा है, इसलिए खादर आंसर हो जाएगा। तराई क्षेत्र में किसकी कृषि की जाती है? तो तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किसकी कृषि की जाती है? तो 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि गन्ना और धान देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पुरानी जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो पुरानी जो जलोढ़ मृदा है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपका बांगर क्षेत्र में, और इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड के क्षेत्र का है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र का है, तो ये देखिए आपका एटा क्षेत्र बिल्कुल मिडिल में पड़ता है, नहीं होगा। औरैया भी नहीं होगा, और चंदौली और महोबा में से आंसर क्या होगा? तो आप अपना आंसर लगाइए, क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर बताओ क्या होगा? चंदौली होगा क्या? नहीं, चंदौली नहीं होगा। चंदौली क्या पड़ता है? ये आपका बघेलखंड का एरिया पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, महोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो ना एटा और मैनपुरी में पाई जाएगी, ना आगरा और मथुरा में पाई जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिर्ज़ापुर और झांसी के अंदर क्या पाई जाएगी? लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो मैंने आज ये भौगोलिक जो स्थिति थी, किस तरह से 3 प्रकार से क्षेत्र मिट्टी का था, वो मैंने आपको करा दिया है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और UPSSC जो पैट की तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए बहुत ही सफिशिएंट वीडियो होने वाली हैं ये, और VPO की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो, शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, और आगे नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी इसका तीसरा पार्ट अपलोड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।